सर नमो बुद्धाय, जय नमस्ते। भीम। नमो बुद्धाय। तो साथियों, मैं आज परिचय करवाने जा रहा हूँ आयुष्मान अजय सिंह गंगवार साहब का। और अजय सिंह गंगवार साहब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर से कुछ ज्ञानवर्धक बातें पूछना चाह रहा हूँ और आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर आ रहा हूँ। तो कृपया आप सुनने के प्रयत्न करें। तो सर से मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो पहला मेरा सवाल ये है कि सर, आपका मतलब काफ़ी लंबे समय तक प्रशासनिक अनुभव रहा है। तो उस प्रशासनिक अनुभव के हिसाब से मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाबा साहब, जो हमारी जो सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग थे और पढ़े लिखे लोग किसी विशेष पोस्ट पर जाकर अपनी भूमिका अच्छी निभाएँगे, ये सोचते थे। तो वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आपको क्या लगता है, उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे बाबा साहब सोचते थे उस हिसाब से? हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो प्रशासनिक लेवल पर बहुत अच्छे-अच्छे पोस्टों पर है, तो वो हुँ। योगदान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या किस प्रकार से उनको अपने योगदान को कर भी पा रहा है, तो किस प्रकार से और उसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कोशिश किया था और संविधान में ये प्रावधान किया था कि जो दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं, हुँ, उनको राजनीति में और प्रशासन में एक प्रतिनिधित्व मिले और वो आकर के इस जगह पे आकर के अपने समाज के लिए अच्छा बेहतर काम कर सकें और इसको जो वंचित समाज है, दलित समाज है, उसके उत्थान में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इस उद्देश्य से ही संविधान में प्रावधान भी किए गए थे जी। और उसके लगातार अनुपालन करते हुए आज हमारे वर्ग के काफ़ी अधिकारी लोग प्रशासनिक पदों पे, ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं। इसी तरह के राजनीति में भी बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में, संसद में या विधानसभाओं में अ, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम गंभीरता से देखें इसको, तो हमको लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ बैठाया गया था, जिस पर्पज़ के लिए रिज़र्वेशन की परिकल्पना की गई थी, वो कहीं न कहीं भटक गई है। ये जो हमारा सोच था कि हम रिज़र्वेशन क्यों हमने किया है, ये बेसिकली प्रतिनिधित्व का ही सवाल था। हम सब ये मानते थे कि भारत का जो समाज है, जो सामाजिक हमारा अ, जीवन है, वो पूरा का पूरा विभाजित है, वर्टिकल विभाजन है इसमें। इसमें 4 वर्णों के अवधारणा के पे डिपेंड करता हुआ समाज था, जिसमें अपर कास्ट थे, जिसमें सवर्ण समाज थे, उसके बाद आपके पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है। इन तीनों तबकों में अगर देखा जाए, तो जो विभाजन का कारण है, वो केवल संसाधनों पे उनकी पहुँच, उनकी रीच और शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार, इन सब में जो अवसर मिलते हैं, उनका ही जो विभाजन था, सम विभाजन नहीं है, आनुपातिक विभाजन नहीं है। इसी आनुपातिक विभाजन को जो विषम विभाजन है, इसको ही सही करेक्ट करने के लिए हमने रिज़र्वेशन की परिकल्पना की थी। लेकिन कालांतर में जैसे-जैसे समय गुज़रता चला गया, इस तबके में जिसको कि आरक्षण का फ़ायदा हुआ था, उसमें से एक ऐसे वर्ग के लोगों का लोग आने लगे, जो केवल अपने हितों के लिए ही बात करते थे। मतलब वो अपनी केवल नौकरी के लिए, अपने पोस्टिंग के लिए, अपनी खुद की अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया और आज की तारीख में हमको ऐसा लगता है कि इस तबके के जो लीडरान्स हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो लोग केवल इन्हीं मुद्दों तक सीमित रह गए हैं कि हम किस तरीके से हमको अच्छा पोस्टिंग मिल जाए, हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ। लेकिन जिस काम के लिए उनको था, उनके उद्देश्य ये था कि वो वहाँ पे जाएँगे और वहाँ जाने के बाद उस वर्ग के हितों की संरक्षण करेंगे। लेकिन अगर हम आज देखें कि क्या दलित हितों के संरक्षण वो अधिकारी कर रहे हैं, जो दलित वर्ग से वहाँ पे रिज़र्वेशन के कारण वहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, तो आज आप देखिए शिक्षा का स्तर बहुत शिक्षा जो है ना, बहुत ही उसका स्तर गिरता जा रहा है। हुँ, शिक्षा की उपलब्धता घटती जा रही है, शिक्षा महँगी होती जा रही है। बेहतर शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा लोगों की रीच से बाहर हो रही है
और इसमें ज़्यादातर जो इसके पीड़ित लोग हैं, वो वंचित तबके के लोग हैं। जितनी शिक्षा महँगी होती जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता जितनी सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता घटती जाएगी, उतना ही वंचित वर्ग इसका दुष्परिणाम इसका भोगेगा। लेकिन 70 साल में होना ये चाहिए था कि हमारी जो नीतियाँ बननी चाहिए थी, जो शासन की नीतियाँ होनी चाहिए थी, शासकीय नीतियाँ होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी कि सार्वजनिक एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो और वो सब लोगों तक सर्वसुलभ हो। लेकिन जो हमारे लोग थे, जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनकी की संख्या मैं समझता हूँ कि 2/3 के आसपास है, संसद में और विधानसभाओं में, उन लोगों ने कभी इस बात के लिए राजनीति पे राजनीति नहीं की, ना ही उन्होंने जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर कोई दबाव डाला कि वो बेहतर एजुकेशन को के लिए सरकारों को कंपेल करें कि सरकारें ज़्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च करें। इसी का परिणाम है कि हमारा अगर हम बजट को देखें, तो बजट में मात्र 6 से 7% भी खर्चा एजुकेशन पे नहीं किया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन पे खर्चे को बढ़ा दें, तो निश्चित तौर पे सभी लोगों को एक बेहतर एजुकेशन मिलेगा और जब जो कि समाज का 85% तबका है जो कि वंचित या पिछड़ा है, अगर सार्वजनिक एजुकेशन बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी होगी, तो ये तबके के लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, तो रिज़र्वेशन से क्या फ़ायदा होगा? जिन जनप्रतिनिधियों को रिज़र्वेशन किया गया था कि इनके ये जा कर के अपने तबके के लोगों के लिए काम करेंगे, उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से जब हम जो नीतियाँ बनी हैं, जब हम नीतियों का हम अनुपालन करते हैं, उनको समाज में लागू करते हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी करती है, उस ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हुए लोग थे, प्रतिनिधित्व के कारण, रिज़र्वेशन के कारण, उन लोगों ने भी उसके अनुपालन के लिए ना तो बेहतर पॉलिसीज़ फ्रेम की, ना ही उनकी बेटर मॉनिटरिंग किया, ना ही उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हंगर इंडेक्स है। हम देखते हैं कि हंगर इंडेक्स में इंडिया 101वें नंबर पे है, 116 कंट्रीज़ में 101 नंबर पे है। तो ये कौन लोग हैं जो कि भूख से पीड़ित हैं? क्या ये अपर तबके के लोग पीड़ित हैं? उच्च वर्ण के लोग पीड़ित हैं? जिनको हम सवर्ण समाज कहते हैं, उस वर्ग के तबके के लोग हैं? नहीं। इनमें 99% वो लोग हैं जो कि वंचित वर्ग के हैं, डेप्राइव्ड क्लासेस के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। वही लोग इसमें सबसे ज़्यादा इस हंगर इंडेक्स में वही लोग आते हैं। तो आखिर इस क्यों नहीं हम फूड पॉलिसी सही तरीके से बना पाए? क्यों नहीं हम एग्रीकल्चर पॉलिसी सही तरीके से बना पाए? क्यों नहीं हम हेल्थ की पॉलिसी सही तरीके से बना पाए? हम एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए? जबकि डेमोक्रेसी में जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी बात एड्रेस होनी चाहिए थी। उनकी बात से किसी भी सरकार को उससे हटना नहीं चाहिए था या उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी सरकार। लेकिन 85% पॉपुलेशन के जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इसके बावजूद जबकि लोग चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं हमारे वर्ग से, ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा है। तो जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था और जो उन्होंने समझा था कि हम अगर अपने वर्ग के लोगों को संसदों में पहुंचा पाए, यदि हम अपने तबके के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बैठा सके, तो हम एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाएंगे। मुझे लगता है कि वो तो सपना ही रह गया है और उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अगर बदलाव आया होता तो हंगर इंडेक्स पे हम 101 पे नहीं होते, भूख में हम पीछे नहीं होते, दुनिया की सबसे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में हम नहीं होते। तो अगर हम एजुकेशन पे काम नहीं कर सकते हैं, हेल्थ पे काम नहीं कर सकते हैं, रोज़गार पे काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिर हुआ क्या? क्योंकि अगर इन इन और इसके साथ-साथ अगर कानून व्यवस्था को भी हम शामिल कर लें, तो कानून व्यवस्था की भी हालत बहुत ख़राब है। तो आखिर कानून व्यवस्था के लिए कानून बनाना और उस कानून को बना करके ज़मीन पे लागू करना, ये संसद के प्रतिनिधियों की, विधानसभा के प्रतिनिधियों की और ब्यूरोक्रेट्स की ज़िम्मेदारी है। और इन दोनों ही जगहों पे हम भी अब नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वहाँ के लोग बैठे हैं, लेकिन वो अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनको वहाँ क्यों बैठाया गया है या वो वहाँ पे हैं क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी मतलब एक भोपाल के आसपास के कुछ गाँवों का दौरा किया।
तो जैसे भोपाल के पास में इधर ही रापड़िया है, रापड़िया का गवर्नमेंट स्कूल देखा मैंने, या उधर 1-2 और गाँव के स्कूल देखे, अपने बिशनखेड़ा के स्कूल देखे, अन्य जगह के स्कूल देखे, तो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पे तो मतलब कि ना बैठने के लिए उनके लिए कुछ बराबर ना घास उगा है, और बिल्कुल नहीं, एक तो स्कूल के अंदर तो साँप चला गया, तो वो मैं बिल्कुल पूछा कि आपके आपका मतलब, कहना बिल्कुल सही तो है। इतनी मतलब स्लम एरिया से भी बेकार स्लम एरिया से बदतर है। बदतर हालत स्कूलों की है। तो ये तो सोचने की बात है कि मतलब ये आखिर 70 साल की आज़ादी के बाद, हुँ, हुँ। इतनी सशक्त डेमोक्रेसी होने के बाद, लगातार हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, सरकारों को जनता के सामने जाती हैं, अपना काम उसके सामने रखती हैं, उसकी समीक्षा होती है, उसके बाद लोग चुने जाते हैं, वोट डाला जाता है, फिर भी बदलाव नहीं हुआ। जो बदलाव हुआ वो अच्छे की तरफ नहीं हुआ बल्कि बुरे की तरफ हुआ। तो जो सार्वजनिक एजुकेशन या सार्वजनिक हेल्थ, ये दोनों ही सेक्टर पे जो बुरी स्थिति है, या जिस पे कि सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, या जिस पे कि काम नहीं किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम भी वंचित वर्ग के तबके के लोगों को ही भोगना पड़ रहा है। अ, क्योंकि वंचित वर्ग के तबके के लोगों को भोगना पड़ रहा है, वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेट्स इसके प्रति ना तो सचेत हैं, ना ही वो इसके लिए कोई खुल के प्रयास कर रहे हैं। वो लोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका ही कारण है। अन्यथा 85% लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को ये मुश्किल नहीं होता कि वो एक चुनी हुई सरकारों को इस बात के लिए मजबूर करते कि वो इस दिशा में बेहतर काम करती हैं, सार्वजनिक शिक्षा के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बेहतर काम करती हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो 15% पॉपुलेशन है, जो कि एफ्लुएंट पॉपुलेशन है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो परंपरागत रूप से जिसके पास ताकत थी, जिसके पास राजनीतिक ताकत थी, परंपरागत रूप से धार्मिक ताक उनके पास, रिलीजियस पावर है, उनके पास फाइनेंशियल बेहतर हैं, वो लोग पूरी की पूरी पॉलिसीज़ को, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, वो अपने हित में बनवा रहे हैं और उनके ही हित में वो लागू की जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि वंचित तबके के जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो और वंचित तबके से आने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो दोनों ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किसान आंदोलन बड़े ज़ोर-शोर से चल रहा है बहुत लंबे समय से, और किसान ये कह रहा है कि भई हमारे साथ बड़ा धोखा हो रहा है, और वो पूरा बॉर्डर पे बैठा है। तो ये किसान आंदोलन को लेके मतलब सरकार मतलब और दूसरी 2 लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो वर्तमान में सत्ता में हैं। तो सत्ता वाले कहते हैं कि हम तो ये कानून किसानों के भलाई के लिए ला रहे हैं, और विपक्षी ये कह रहा है कि ये किसानों के भलाई के लिए नहीं है। तो फिर किसानों के भलाई के लिए या नहीं है, इसमें पूरा मीडिया उलझा हुआ है, और पूरे जो मेन मेन टारगेटेड मतलब लक्ष्य है, उधर किसी की बात ही नहीं हो रही। तो एक तरफ किसान परेशान है, और दूसरी तरफ से दूसरे मुद्दे दबाए जा रहे हैं। तो इस पर मतलब क्या सॉल्यूशन या क्या होना चाहिए, इस पर क्या मतलब इसका आपका थोड़ा आपका जो सवाल आपने किसानों के लिए उठाया है, किसान आंदोलन के हुँ, लिए उठाया है, उसको हमको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये किसान लोग हैं कौन? हुँ, अगर हम इसको बहुत देखें, गंभीरता से देखें, तो जिसे टेनेंट्स कहते हैं, जो हल चलाता है, खेती करता है, हम मालिकाना हक की बात ना करें, बस वास्तव में जो खेत में हल चलाता है, जो खेती पे डिपेंड करता है, जिसकी रोज़गार 90% उसकी इनकम जो है वो खेत से के ऊपर डिपेंड करती है, वो अधिकांशतः पिछड़े वर्ग के, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जहाँ तक दलित तबका है, ज़्यादातर लोग उस पे खेतिहर मज़दूर के रूप में उस पे डिपेंड करते हैं, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो छोटी जोत की खेतिहर कृषक हैं। ये एक बहुत बड़ा चंक बनाता है, बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। करीब लगभग 85% किसान इसी उसमें आते हैं। अब समस्या इस बात की है कि अगर किसानों की हालात को सुधारने क्यों नहीं सुधारा जा रहा है, ठीक है? तो किसान पूरा मूवमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि जो किसान की लागत है, वो लागत बढ़ती जा रही है, हुँ, और जो वो जब वो उत्पादन बाज़ार में लेके आता है, तो बाज़ार में उसको उसकी कीमत नहीं मिलती है। नतीजा वो हर साल लॉस में जाता है, हानि में जाता है। लेकिन समाज का जो बड़ा तबका है, जो बड़ा तबका नहीं कहना चाहिए, जो समाज का ऊँचा तबका है, जो इन्फ्लुएंशियल है,
प्रभावशाली तबका है, उसको ये बात नहीं समझ में आता है कि आखिर लॉस में हानि उठा के किसान काम कैसे कर रहा है। ये बात हम जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसान मूवमेंट के प्रति जो एक आंदोलन होना चाहिए था, एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए था, जिसके से सरकारें को घबराना चाहिए था, वो सरकार घबरा नहीं रही है, सरकार उससे डर नहीं रही है। सरकार इसलिए नहीं डर रही है क्योंकि उसको समझ में उसको लग रहा है कि लोग बाग अभी भी किसान आंदोलन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं और वो उनकी समझ नहीं है। और जो करंट मीडिया, जो मेन मीडिया है, मुख्य मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो सोशल मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया इस तरीके से सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है कि वो बता रहा है कि भाई ये तो अधिकांश किसानों को तो इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है, केवल ये कुछ चंद लोगों का एक समूह है जो पंजाब और हरियाणा से संबंध या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखते हैं, वही लोग इसको आंदोलन को छेड़े हुए हैं। तो एक तरीके से उनको आइसोलेट कर रहे हैं और आइसोलेट करके उनके ये बताना चाहते हैं कि ये तो बहुत लेस नंबर के लोग हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो है वो सरकार के साथ है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा है। हकीकत ये है कि जब आप खेती जो खेती करने वाले लोग हैं, वो हर साल अपने लागत लगाते हैं, फसल का उपजाते हैं। जब फसल को मार्केट में लेके जाते हैं तो फसल उनकी उनकी लागत से कम पे बिकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कोई आदमी लागत से कम पे बेच रहा है तो फिर हर साल खेती क्यों करता है और कैसे करता है? क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो आप कोई भी चीज़ का उत्पादन अगर करते हैं, यदि आपने उत्पादन किया और उसको लागत से कम पे मार्केट में आप बिकता है, तो आप अगले साल आपके पास ऑप्शन है, या आप उत्पादन बंद कर देंगे। जब उत्पादन बंद कर देंगे तो आप उस एरिया में काम नहीं करेंगे, आप कोई दूसरे एरिया में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन खेती में किसान को प्रॉब्लम यह है कि किसान, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में है, वो अगर खेती लॉस में भी है तो वो अगले साल ये निर्णय नहीं ले सकता है कि मैं खेती बंद कर दूँ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो कोई दूसरा काम करे और खेती को बंद कर दे। अगर वो खेती को बंद कर दे, खेती पे काम करना बंद कर दे, तो 2 दिन में ये सरकारें की समझ में आ जाएगी। समाज जो ऊँचे है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी बात समझ में आ जाएगा कि अगर किसान अपना हल रख दे, जो आंदोलन आज वो सड़कों पे कर रहा है, यदि उसकी जगह वो अपने हलों को रोक दे, 1 साल खेती करना बंद कर दे, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के ही अंदर सरकारें घुटने टेक देंगी। लेकिन सरकार ये अभी इस लेवल पे ये आंदोलन पहुंचा नहीं है। अगर सरकार के किसान असहयोग शुरू कर दे और किसान खेती करना बंद कर दे, तो अब सवाल ये उठता है कि किसान ये हो क्यों रहा है, होता कैसे है, लॉस में कैसे काम करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है और मैं उस पर 10,000 रुपये वर्किंग कैपिटल लगाता हूँ, फिर उस पर श्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और फिर मैं अनाज उत्पादन करता हूँ। और मान लीजिए मैंने 15,000 रुपये का उत्पादन, मेरी लागत आई और मैं मार्केट में गया, मुझे केवल उसमें से 10,000 रुपये मिला, तो मेरा पहले साल 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो मैं इस 5,000 रुपये के लॉस, जो हानि हुई मेरे को, उसकी मैं भरपाई करूँगा, या तो पुरानी जो मेरे पास बचत है उस बचत से खर्च करूँगा, या मैं लोन लूँगा, ऋण लूँगा। इसीलिए किसान लोन में फंसा हुआ है, ऋण में फंसा हुआ है, किसान ऋण लेता है। और अगर आप इस काम को कई अगले 8-10 साल तक करते रहिए, तो आपको पता लगेगा कि आपने अगर हर साल 5 लाख रुपए का लॉस किया, तो अगले 10 साल में आप 50,000 रुपये का लॉस हानि में हो गए। तो ये 50,000 रुपये कहाँ से आएगा? या तो आपके ऊपर लोन हो जाएगा, या आप अपनी जो फिक्स एसेट था, ज़मीन था, उसको बेच देंगे। तो किसान या तो ऋण में फंस रहा है, या वो अपनी ज़मीनें बेच करके भूमिहीन हो रहा है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। इसीलिए हमारे जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भूमिहीन लोगों की संख्या हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है। तो किसान घाटे में रह के भी अपनी खेती कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज पहली बार किसान अपने मुद्दों को लेकर के सड़कों पे खड़ा है, लेकिन उसको भी गुमराह किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि उसको एमएसपी दिया जाए। अगर उसकी मिनिमम एमएसपी उसको मिलेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं मांग रहा है, वो केवल लागत पे कुछ 50% ऊपर मांग रहा है कि अगर मेरी 100 रुपये लागत आती है तो मुझे 150 रुपये कम से कम बाजार दे। अगर बाजार 150 रुपये देगा तो किसान की हालत बचेगी और किसानी बचेगी।
यदि ये नहीं होगा तो धीरे धीरे किसानी खत्म होती चली जाएगी। और ये किसानी जो है, खेत जो हैं, अगर आप 1857 के गदर को पढ़िए तो ब्रिटिश की जो हुआ था, म्यूटनी हुई थी, उसके पीछे कारण क्या था? यही किसानों की दुर्दशा थी। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट वहाँ पे बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले ली, तो कंपनी की आय केवल 70 लाख रुपए थी। दीवानी मिलते ही उन्होंने टैक्सेशन ज़मीन पे बढ़ा दिए, खेती पे कर बढ़ा दिए, और इस तरीके से ये जो उनकी आय थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लगभग 3 गुनी से 4 गुनी हो गई। लेकिन किसान जो था, उस टैक्सेशन के कारण अपनी ज़मीन बेचने, खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, अपनी ज़मीनें छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, और उसकी ज़मीन को ब्रिटिशर्स ने पहली बार हिंदुस्तान में ज़मीनों को कमोडिटी के रूप में बेचने और ऋण लेने या मॉर्टगेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया था। और धीरे धीरे सब किसान ऋण में फंस गए और उनकी खेती चली गई। वो किसान से खेतिहर मजदूर बन गया, फिर मिल मजदूर बन गया, और वो ब्रिटिश पीरियड से लगातार इस प्रक्रिया में फंसा हुआ है। तो जब आज़ादी आई, आज़ादी के बाद हम ये पूछ सकते हैं कि आज़ादी के बाद 2016 या 18 तक, अभी जो आंदोलन तक, किसान क्यों नहीं सड़कों पे आया इतनी बुरी तरीके से? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इस दरमियान किसानों की जो उपज थी, उसकी कीमत तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन तकनीकी सपोर्ट के कारण, और जो उसको सब्सिडी मिलती थी डीजल पे या इस पे बिजली पे या खाद खाद पे, उसके कारण उसका उत्पादन बढ़ जाने से उसकी नेट आय बढ़ती रही। लेकिन 2014 के बाद जब जब सब्सिडी, ये नया इकोनॉमी पॉलिसीज़ आई, जिसमें कहा गया कि सब्सिडीज़ को बंद किया जाए, सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ, और सब्सिडीज़ घटने लगी, तब ये किसान को समस्या आया कि अब उसके पास सर्वाइव करने के लिए भी जगह नहीं बचा, स्कोप नहीं है। तो अब वो सड़कों पे खड़ा है। अच्छा, इसमें मैं ये देखता हूँ कि एक आलू का अगर चिप्स हम पैकेट लेते हैं तो वो 10 रुपए का आता है, कितना 50 ग्राम। और आटा खरीदते हैं तो वो भी बड़ा महंगा है, यस। या दाल खरीदते हैं तो वो भी महंगी। तो मार्केट में उपभोक्ताओं को, तो व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में हाँ, जो हाँ। किसान और उपभोक्ता के बीच जो व्यापारी है, उसको तो बराबर प्रॉफिट है। मतलब तेल की कीमत 200 रुपए है, लेकिन जो किसान का जो रॉ मटेरियल, उसकी कीमत उतनी की उतनी नहीं, है। बिल्कुल सही उस है। यही ये यही हाँ, है कि मार्केट, जैसे आज की तारीख में आपने कहा 200 रुपए का लीटर वो बाज़ार में सरसों का तेल मिल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि बाज़ार में कोई मतलब टर्मोइल नहीं हुआ है। बाज़ार 200 रुपए का सरसों का तेल खरीद सकता है या खरीदने की संभावना है। तो किसान को जो प्रोडक्शन है, जो उसकी आय है, होना ये चाहिए कि जो खेती है, उसको हमने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ खड़ा कर दिया है। हुँ, उल्टा सीधे खड़ा कर दिया है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि किसी भी उत्पादन में जिस आदमी की कैपिटल हो, जिस आदमी की वर्किंग कैपिटल हो, जो आदमी टेक्नोलॉजी इनपुट देता हो, जो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करता हो, उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हुँ, ठीक है? बराबर, बराबर। किसी भी इंडस्ट्री में हम कैसे तय करते हैं कि इसके प्राइसेस क्या होंगे? हम जानते हैं मोर रिस्क मोर प्राइस। अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है तो उस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होता है, या जो ज़्यादा रिस्क उठाता है उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। खेती में ऐसा है कि पूरी की पूरी रिस्क जो है वो तो किसान के हिस्से में चली गई, और ट्रेडर के हिस्से में रिस्क बहुत कम है या मिनिमम रिस्क है, लेकिन लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रेडर को मिल जाता है जो बीच में काम करता है। तो उत्पादक जो है, जो प्रोड्यूसर है किसान, उसको हम कम देते हैं या उसको उत्पादन का भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं, और जो बीच में केवल ट्रेडिंग का काम कर रहा है वो पूरा का पूरा मार्जिन ले जाता है। तो नेट पब्लिक को तो कोई फ़ायदा है नहीं। किसान को कम पैसा देने से ये ऐसा नहीं है कि हम जो कंज्यूमर है उसको कोई सस्ता माल दे रहे हैं। कंज्यूमर महंगा ही माल ले रहा है, अधिक पैसा दे रहा है, लेकिन उसका उत्पादक को पैसा नहीं मिल रहा है। बीच में जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और यही वो तबका है, अगर इसको हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही वो तबका है जो कि जिसको हम अपर कास्ट कहते हैं, जिसको हम सवर्ण जाति कहते हैं, जिसको हम व्यापारी वर्ग कहते हैं, और जो मीडिया को कंट्रोल करता है, जो अपने आर्थिक बल पे
बड़ी बड़ी पार्टीज को पैसा देता है, चंदा देता है, और इस तरीके से वो राजनीति को कंट्रोल करता है, और इसी कारण ये जो मिडिल मैन है ये इस काम को करने नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें जैसे जापान के अंदर में भी एग्रीकल्चर है, लेकिन बहुत वहाँ पे जैसे खेती के अंदर ही इंडस्ट्री बनती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे मतलब दालों का बनना है, आटे का बनना है, या अन्य जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनता हाँ, है। प्रोडक्शन होता है, तो वो वहाँ पर खेती में ही होता है। देखिए, वहीं से समस्या इस बात का नहीं है, पूरी हाँ। दुनिया में इसका एक ही सॉल्यूशन है। हुँ, अगर आप ये चाहते हैं कि जो फार्म प्रोड्यूस है उसकी जो फार्मर्स का जो रेट है, प्रोड्यूसर का जो कृषक किसान को जो हम कीमत दे रहे हैं, यदि हम उसको मार्केट में उसको कम मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसको कम पैसा देना चाहते हैं, तो हमको फिर किसान को हैवी सब्सिडाइज करना चाहिए। हुँ, अगर हम उसको हैवी सब्सिडीज देंगे तभी वो किसानी कर पाएगा। बराबर। या फिर हम अगर उसको ओपन मार्केट में जाते हैं तो हमें मार्केट के इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा कि मोर रिस्क मोर गेन। जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तो बराबर, यहाँ पे खेती में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? किसान। भाई, जमीन उसकी है, हुँ, वर्किंग कैपिटल उसकी है, ठीक है। वो जो खाद बीज लाता है, तकनीकी लाता है, वो किसान लेके आता है, ठीक है। फिर अगर सूखा पाला पड़ता है, पूरी रिस्क किसान उठाता है। तो जब सभी पूरा का पूरा कंपोनेंट किसान के फेवर में है, तो जब मार्केट जो प्राइस है उसका बड़ा कंपोनेंट उसके हिस्से में होना चाहिए। मतलब मार्केट में जो प्राइस जा रही है, मान लीजिए सपोज कीजिए ₹200 क्विंटल मार्केट में प्राइस, ₹200 केजी मार्केट में प्राइस आ रही है, तो ₹180 मिलना चाहिए मस्टर्ड का किसान को, और ₹20 मिलना चाहिए नहीं, बीज के ट्रेडर्स को। मेरा मेरा तो यहाँ है उल्टा, यहाँ किसान को मिल रहा है ₹20 हुँ, और मर्चेंट को मिल रहा है ₹180, जबकि वो उस खेती में ना तो इनपुट लगा रहा है, हुँ, ना ही वो रिस्क बियर कर रहा है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही ये कोई बहुत बड़ा वो है, रहस्य है कि हम इसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया ने इसको सुलझा लिया है, ज़्यादातर जगह पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लोगों को, किसानों को मदद ही हो रही है। अगर आप प्राइसेस कंट्रोल करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आप फिर सब्सिडी दीजिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहते हैं, आप ओपन एंड रखना चाहते हैं, तो आप उसको मार्केट प्राइस दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ केवल इसलिए कि पॉलिसीज़ फ्रेम करने वाले लोग उस समूह से आते हैं, उस तबके से आते हैं, जो मिडलमैन हैं। तो मिडलमैन होने के कारण वो लोग अपने हिस्से को उन्होंने बड़ा कर लिया है, और जो प्रोड्यूसर है उसको छोटा कर दिया है उसका नहीं, हिस्सा। यहाँ पर मतलब ये एक सवाल मुझे ये आ रहा है कि बीच का जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहा है। तो किसान अगर सभी फसल उगा रहा है, अब फसल को जैसे गेहूँ से आटा बनाने में कितना टाइम लगेगा, या दाल बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, और प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग में कितना क्या लगेगा? अगर उसका एक टीम बना दिया जाए और उनका यूनिट डाला जाए और उसको सीधा मार्केट में देखिए, ये ये किया जाए, तो आपका उसका कहना सही है, इसको क्या लेकर करें? के सरकारें बहुत छलावा देती हैं, बहुत हुँ, सारे प्रलोभन देती हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होती। ये ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता कि हुँ, हुँ। आप किसान को जो है वो रिलायंस और उसके बराबर खड़ा कर दें। एक किसान जिसने प्रोड्यूस किया है, वो मार्केटिंग भी करे, उसको प्रोसेस भी करे, और सब काम वही करे, तो फिर ये संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ये नहीं है। पॉसिबल नहीं है, और अगर हम इस तरीके के हल ढूँढेंगे, तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी और कभी ये हल नहीं निकलेगा। हम किसान को इस बात के लिए ज़िम्मेदारी नहीं दे सकते हैं कि वो खुद ही अपने लिए मार्केट ढूँढ के लाए, खुद ही हुँ, अपने हुँ। लिए प्रोसेसिंग करे। नहीं, खुद अगर किसान ही मार्केटिंग करेगा, किसान खुद ही अपनी प्रोसेसिंग करेगा, तो दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा नहीं है कि किसान खुद करता हो, उसके लिए करता है। लेकिन केवल गवर्नमेंट को, जो सरकारें होती हैं, वो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाती हैं कि किसान को उसका दाम सही, उचित दाम मिले, और इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग की गई है। यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमी में बूम आएगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ना कि इकोनॉमी पीछे हटेगी। अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये सोच है कि हम इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। भाई, क्यों नहीं कर सकते हो? आप कार बनाते हो, अगर कार की कीमत 4 लाख रुपए है, तो आप उसे 3 लाख में कैसे बेच सकते हो? अगर आप 3 लाख रुपए में कार को बेचोगे, तो एक दिन कार का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। केवल यहाँ पे समस्या इस बात की, क्योंकि उन पॉलिसी मेकर्स को मालूम है कि किसान इस तरीके की हरकत नहीं करेगा, या इस तरीके का स्टेप नहीं लेगा कि वो खेती बंद कर दे। अगर 1 साल हुँ। के लिए खेती किसान बंद कर दे, तो इनके सबकी अकल ठिकाने लग जाएगा। सरकार अपने आप बात समझने लगेगी। तो मेरा तो
किसान नेताओं को यही सुझाव है कि भाई अगर सरकार आपको बात नहीं मानती है, सरकार आपको दिल्ली के बॉर्डर पे रोक के बैठी हुई है, सरकार आपको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है, तो सरकार आपको ये तो कंपेल नहीं कर सकती कि आप खेत में बीज बोएँ। आप आधी खेती कर दीजिए, आप उतना ही खेत में पैदा कीजिए जितनी की आपको ज़रूरत है। अगर 1 साल किसानों ने ये कर दिया, तो सब सरकार ठिकाने आ जाएगी। सरकारों को समझ में आ जाएगा कि किसानों के मुद्दों को हम इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार तो बोलती है कि हमारे पास 2-3 साल का खाद्यान्न भंडार भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि किस अगर किस किस कहा किसान को ठीक है, तो किसान को उत्पादन बंद कर देना चाहिए। भाई मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है? यदि मैं इस साल मेरे को अपनी प्राइस नहीं मिल रही है, मेरे को उत्पादन करने में घाटा हो रहा है, तो मैं अगर 10 एकड़ की जगह मैं 2 एकड़ में क अपना बोऊँ, तो मेरे अपने खाने के लिए निकल आएगा। और जो 8 एकड़ में ज़मीन में जिसमें मैं बोऊँगा, उसमें जो मेरा लॉस है, वो मेरी बचत हो जाएगी। तो अच्छा देखा जाए तो इस किसान को बचत ही है। किसान अगर 2 साल खेती कम कर दे, तो किसान को काफ़ी बचत हो जाएगी। यदि सरकार उसकी मदद नहीं करती है, तो स किसान इस तरीके से अपनी बचत कर सकता है। भाई कैसे आप करते हैं? मान लीजिए मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, और मैं कोई 100 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और मुश्किल से 20 प्रोडक्ट बिकेंगे, या 20 मैं कंज़्यूम कर सकता हूँ। 80 प्रोडक्ट मैं लेके जाता हूँ बाहर, तो वो उनके लिए मुझे प्राइस नहीं मिलती हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं वो 80 प्रोडक्ट नहीं बनाऊँगा, खाली अपने कंज़्यूम करने के लिए बनाऊँगा प्रोडक्ट। तो जो 80 प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, उस पे जो मेरी वर्किंग कैपिटल लग रही है, जो मेरी मेहनत लग रही है, वो सब मेरी बचत में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? ये जो एक और आप अगर उसका बनाएँगे, सीए की रिपोर्ट बनाएँगे, तो ये हुँ, सब हुँ। आपकी बचत में आ जाएगा, क्योंकि उस साल आपने कोई वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं खर्च किया, उस साल आपने कोई श्रम पे पैसा नहीं खर्च किया, तो इसलिए कि सब बच इसमें जाएगी। ये भी माना जाता है जैसे हमने कुछ कृषि विशेषज्ञ से बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ का किसान फसल कब बोना है, कैसे बोना है, किस तरीके से बोना है और किस तरीके से उपज निकालना है, इस पर ट्रेनिंग कम है उसके पास में नहीं, नहीं, ये और वो देखिए, ये सब अफ़वाहें अच्छा, हैं। हाँ। ये सब कृषि विशेषज्ञों के जो हुँ, ज़मीन से कटे हुए लोग हैं, और बैठ कर के एकेडमिक बहस करते हैं खाली, हुँ, ये हुँ, उन लोगों का समझ है। अगर किसान जो है ना, आज अगर देखा जाए 70 साल में इस देश में खेती के जो तरीके अपनाए, किसान ने अपनाए हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे खाद्यान्न भरे पड़े हैं। अच्छा, और आज आज जहाँ 30 करोड़ पॉपुलेशन को लिए खाना नहीं था, 30 करोड़ पॉपुलेशन भूख से मरती थी, आज 120 करोड़ लोग हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारे खाद्यान्न भंडार भरे भरे पड़े हैं। तो किसान को अगर तकनीकी नहीं आती है, किसान को काम करना नहीं आता है, तो कैसे हो गया ये काम? कैसे भर गए? हुँ, क्या क्या ये वो कृषि विशेषज्ञों ने खेती किया है क्या? किसने खेती किया है? खेती तो यही किसान कर रहा था। किसान किसान सबसे ज़्यादा अडॉप्टेबल है। किसान ने सबसे ज़्यादा तकनीकी को एक्सेप्ट किया है, और उसने इसको अपने उपयोग में लाया है, और उसने सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया है हिंदुस्तान में। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे गांधी जी का आंदोलन देखते तो गांधी जी ने जो बनिया वर्ग है विशेष तौर से उनको प्रेस डालने को लगाया उस समय और व्यापार की तरफ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया मतलब जो बड़ी-बड़ी प्रेस है आजकल या जो भी हुँ। व्यापार व्यापार है, वैसे बाबा साहब ने ये कहा अपने लोगों को कि भई आप पढ़ो लिखो और जॉब में जाओ और बाद में उद्योग धंधे में भी आओ। तो दोनों की विचारधाराओं के अंदर में आप परिप्रेक्ष्य में क्या बोलना चाहेंगे वर्तमान के अंदर में कि उस समय देखिए, क जहाँ क तक हाँ। मेरा अपनी समझ है, मैं हुँ, मानता हूँ कि गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हुँ, दोनों की सोच एक ही थी। दोनों अलग-अलग परिवेश में पैदा हुए थे। उस परिवेश के कारण जो अ, अप्रोच थी, उसमें अंतर था, लेकिन दोनों एक ही गोल के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। गांधी जी ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था कि समाज विषमताओं से भरा हुआ है, और जब तक ये समाज में विषमताएँ रहेंगी, समाज डिवाइडेड रहेगा, तब तक देश को ना तो एक किया जा सकता है, ना इसके लिए कोई आज़ादी इसको दिलाई जा सकती है, और ना ही इसका विकास किया जा सकता है। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए कोशिश किया था, और उसके लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम की बात किया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग थे, उन लोगों के बीच में जा कर के, उन लोगों के ही परिवेश में रह कर के, उन जैसे ही साधनों को अपने अपने उपयोग में लाते थे। गांधी जी एक अच्छे बैरिस्टर हो सकते थे, वो काफ़ी रिच फैमिली से थे। उन्होंने कोई पैसे का
ना तो वो किया अपने लिए कोई उपयोग किया, बल्कि उन्होंने सबको त्याग दिया। उन्होंने अपना जीवन वही बनाया जो कि सबसे गरीब तबके का जीवन था। कम कपड़े में, कम सादा सादा भोजन में, बगैर किसी महलों में रहे हुए, झोपड़ियों में, आश्रमों में रह के उन्होंने अपने पूरे आंदोलन को चलाया था। बाबा साहब का भी यही उद्देश्य था कि जो वंचित तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इस समाज में अधिकार मिले, उनको। दोनों की अप्रोच में ये था कि बाबा साहब जानते थे इस बात को कि जो आपका ये विषमता है, उसके पीछे कारण है कि जो हमारी मनुस्मृति है, जो हमारे सामाजिक ट्रेडिशनल परंपरा है, उन सब के कारण जो जिसको कि हम कहते हैं कि सामाजिक लीगल उसको कानूनी स्वरूप मिला हुआ था हमारी परंपराओं को, उन सब के कारण ये भेदभाव है। तो इसके लिए दूर करने के लिए हमको एक सख्त और कानून की ज़रूरत है, कानूनी प्रावधान की ज़रूरत है। तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कानूनी प्रावधान लागू किए। उन कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा सबको एक बराबर बनाया, सबके बीच में भेदभाव खत्म किया और उन्होंने कहा कि हम सब कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कानून बन जाने से किसी भी समाज में कोई एकदम परिवर्तन नहीं आता है। कानून होना ज़रूरी है परिवर्तन के लिए, लेकिन क्या सिर्फ़ कानून से परिवर्तन आ सकता है? अगर ऐसा होता तो सती प्रथा या दहेज प्रथा, बहुत सारे कानून बनते, बट उसमें या रेप के खिलाफ कानून बने, बट उसमें उसके लिए समाज को भी तैयार होना चाहिए। तो गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी कि हम उस समाज को तैयार करें जो समाज इन विषमताओं का पोषक है। तो उन्होंने सवर्ण समाज के सामने ये चैलेंज रखा था। उन्होंने इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार किया और इस हिंदुस्तान को तैयार किया। देखा जाए तो गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को तैयार किया कि हमने सब बहुत आसानी से सामाजिक विषमताओं को आज़ादी मिलने के साथ ही खत्म कर दिया। ये बात अलग है कि अभी भी कुछ ना कुछ एवर्जन मिलते हैं, कुछ ना कुछ उसके उदाहरण मिलते हैं, लेकिन फिर भी समाज में ये एक्सेप्टेंस आई कि हम सब बराबर हैं, हम सबके बीच में छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो गांधी जी ने जहाँ उसे सामाजिक आंदोलन के रूप में खड़ा किया समाज में, बाबा साहब ने उसको एक राजनीतिक और संवैधानिक आंदोलन में स्वरूप में दिया। दोनों के गोल एक थे, दोनों एक ही नहीं, बात इसमें के फिर लिए। ये जो पूना पेक्ट में जैसे गांधी जी ने उपवास किया या साइमन कमीशन का विरोध किया, जो कि SC ST के लिए अधिकार देने के लिए था, तो ये इस देखिए, पर क्या कहना बहुत चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा एक बात किया कि साइमन कमीशन, देखिए गांधी जी और अंबेडकर के विचारधाराओं के बीच में जो एक आलोचना की जाती है और जो उनमें बताया जाता है, एक तबका, एक समूह, इस पर एक इंटेलेक्चुअल्स का एक समूह इस तरीके की परिप्रेक्ष्य में रखता है कि गांधी जी दलित विरोधी थे और गांधी जी जो थे हिंदू धर्म के संपोषक थे और वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। और उसका सबसे बड़ा, वो कहते हैं, जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट में गांधी जी ने कम्युनल जो सेपरेट इलेक्टेड की बात थी, उसको उन्होंने बाबा साहब को कंपेल किया कि वो समझौता करें और उसको वो करें। अभी मैं काफ़ी दिनों तक मैं भी ये मानता था कि हाँ, इस बात में दम है और ये एक परिप्रेक्ष्य, एक नज़रिया हो सकता है देखने का। अभी मैंने रिसेंटली राजमोहन गांधी की, उनके जो गांधी जी के प्रपोज, उनकी एक पुस्तक पढ़ा। उसमें मैंने को एक बहुत अच्छा बात समझ में आया, जो कि मैं चाहूँगा कि आपके मीडिया के द्वारा सब इस बात को इस नज़रिए को भी समझने की कोशिश करें कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रहा था सेकेंड राउंड का, और जब ये बात आया कि हम वहाँ पे सिखों का अलग से प्रतिनिधित्व होगा, मुस्लिम्स का अलग से प्रतिनिधित्व होगा, एंग्लो इंडियन का अलग से प्रतिनिधित्व होगा, माइनॉरिटीज़ का अलग से प्रतिनिधित्व होगा, तो बाबा साहब ने कहा कि दलितों का भी अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। गांधी जी ने इसका विरोध किया। कोई है, बिल्कुल गांधी जी ने इसका विरोध किया। इस आधार पे ही एक बुद्धिजीवी तबका ये मानता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में डिफरेंस था और दोनों गांधी जी जो थे वो मतलब जातिगत भेदभाव को बनाए रखना चाहते थे। ऐसा नहीं था। गांधी जी ने वहाँ पे अंबेडकर साहब से ये बात कहा कि यह ठीक है कि हम अलग प्रतिनिधित्व सिखों का मानने को स्वीकार हम करते हैं, हम अलग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मानने को स्वीकार करते हैं, लेकिन दलितों का हम अलग प्रतिनिधित्व इसलिए मानने को स्वीकार नहीं करते कि सिख अलग प्रतिनिधित्व लेके
अपनी सिख एंटिटी, सिख पहचान के साथ रह सकता है। मुसलमान अलग प्रतिनिधित्व लेके अपनी मुस्लिम पहचान के साथ रह सकता है। क्रिश्चियन अलग प्रतिनिधित्व लेके अपनी क्रिश्चियन पहचान के साथ रह सकता है। क्या अनटचेबल अलग प्रतिनिधित्व लेके अपने को अनटचेबल पहचान के साथ रह सकता है? ये बात मेरे को लगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम अनटचेबल हैं और इसलिए हमको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो फिर आप यू विल बी रिमेन अनटचेबल। आप हमेशा लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग कौन लोग हैं, ये अनटचेबल लोग हैं, क्योंकि इनका अलग से प्रतिनिधित्व है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सिख है, भाई ये सिख का प्रतिनिधित्व करता है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम का। तो क्या समाज का एक बड़ा तबका अपने को अनटचेबल पहचान के साथ निरंतर रह सकता था? क्योंकि अनटचेबिलिटी की पहचान कोई बहुत अच्छी, कोई पॉजिटिव पहचान नहीं है। देखिए, जैसे सिख की पहचान मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जैसे सिख हूँ, मुझे आप इसमें कोई नेगेटिविटी क्या है? मैं मुसलमान हूँ, इसमें नेगेटिव क्या है? लेकिन कोई कहे कि आप अनटचेबल हो। अनटचेबल एक नेगेटिव पहचान थी। इस नकारात्मक पहचान के साथ समाज लंबे समय तक नहीं रह सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दलितों को इस पहचान के साथ पृथक से प्रतिनिधित्व के लिए मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। और जब बाबा साहब के साथ पुनः पैक्ट हुआ तो उन्होंने इसी बात पे उनको कहा कि हम आपको इसके लिए, आप जितना उसमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है उससे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। जबकि उसमें केवल प्रतिनिधित्व जो था वो रिप्रेजेंटेशन में था, नौकरियों में नहीं था। पूना पैक्ट में नौकरियों में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए गांधी जी ने तैयार हो गए। और ये गांधी जी ही थे जिसके कारण ये पूरा हिंदू समाज इस बात को स्वीकार किया। अगर आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए गांधी नहीं होते या गांधी ने आंदोलन में का पार्टिसिपेशन नहीं किया होता और केवल अंबेडकर साहब आकर के ये बात किए होते, तो क्या आप समझते कि इतनी आसानी से, जबकि ब्लैक्स को 1860 तक संघर्ष करना, 1960 तक संघर्ष करना पड़ा, जबकि वो 300 साल की डेमोक्रेसी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ ब्लैक्स को अधिकार लेने के लिए 1960 तक करना पड़ा। जबकि गांधी जी के नेतृत्व में हमने कब से, गांधी जी ने 1915 में 1905 में आए, वो 1915 से एक्टिव हुए और 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको वो अधिकार मिल गए जिन अधिकारों के लिए ब्लैक्स अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि उसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हुआ, उसको सही स्पिरिट में लागू नहीं किया गया। और उसमें मैंने कहा कि उसमें सही स्पिरिट में लागू ना करने में इस वर्ग के भी जो प्रतिनिधित्व हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको कोई रोक तो रहा नहीं है। अगर आज आपको, अगर हमारे विधान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या एमएलएस को ये लगता है कि सरकारें इस तबके के विरुद्ध काम कर रही हैं, और इस तबके के विरुद्ध सबसे बड़ा काम तो यही है, यदि सरकार एजुकेशन पे, हेल्थ पे, रोजगारों पे काम नहीं कर रही है तो इन्हीं तबकों के खिलाफ नहीं काम कर रही है। और यदि हम इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, इन मुद्दों को पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इन मुद्दों पे सरकारों को नहीं गिरा रहे हैं, तो फिर हम एक तरीके से शोषक तबके के साथ साथ दे रहे हैं। जो तबका शोषण कर रहा है, या जो समूह शोषण कर रहा है, या जो क्लास हमारा शोषण कर रहा है, हम उन्हीं का साथ दे रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ करके। अदरवाइज हम कह सकते थे कि अगर आप 20% एजुकेशन पे बजट नहीं रखेंगे और 12% या 10% हेल्थ पे बजट नहीं रखेंगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। कौन सी सरकार है ऐसी जो इसको नहीं करेगी? लेकिन जब तक कि जो लोग वंचित हैं, जिनको जरूरत है, यदि वही डिमांड नहीं करेंगे तो जो आपका शोषण कर रहा है वो क्यों आपको देगा? अच्छा, इसमें जो गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते थे कि मैं भारत के अंदर राम राज्य लाना चाहता हूँ, और आधुनिक सरकारों में से भी कुछ सरकारें बोलती हैं कि हम राम का राज्य लाना चाहते हैं। तो गांधी जी के राम राज्य में और एक कट्टरवादी राम राज्य में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं कि दोनों एक है? दोनों में बहुत अंतर है। गांधी जी का रामराज, गांधी जी ने कभी किसी मंदिर में पूजा नहीं किया, ना ही वो किसी मंदिरों में गए। गांधी एक प्रार्थना करते थे जिसमें उन्होंने प्रार्थना किया था, ईश्वर ला तेरू नाम सबको सन्मति भगवान, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मैं राम, तो राम जो है प्रतीक है, जो राम जिसकी अवधारणा गांधी जी की अवधारणा है, वो एक भारतीय भारत के अंदर जो हमारा कल्चर था, जिस कल्चर में हम ईश्वर को राम कहते थे, वो राम हमारा अयोध्या का धनुषधारी राम नहीं था, वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं था, वो रामायण का, वाल्मीकि रामायण का या रामचरितमानस का रामायण नहीं था। गांधी का राम जो था वो नहीं था। गांधी का राम वो राम था जो आम आदमी कहता कि भगवान
की जगह वो राम का करता, भाई राम ही जाने क्या होगा, राम जाने। तो वो राम जाने का मतलब नहीं कि वो दशरथ पुत्र राम के लिए कह रहा है कि वो दशरथ पुत्र राम कहेगा, वो एक ईश्वर के अल्टरनेट के रूप में वो शब्द यूज होता था भारतीय संस्कृति में। मतलब जैसे उस भारतीय संस्कृति को, कबीर वगैरह या जो कहते कबीर थे। ने राम की बात किया है, हाँ, कबीर हाँ, ने जो राम की बात तो की बात किया, तो हम्म, जैसा आप समझे कबीर की अवधारणा में जो राम है वो घट घट का राम है, घट घट वो कर रहा अपने शरीर के अंदर का राम है, बिल्कुल वो बिल्कुल वाल्मीकि का राम नहीं है, हम्म, वो उसका राम नहीं है। तो जो उनकी रामराज की कल्पना थी, वो रामराज की कल्पना वो नहीं है जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं। वो अयोध्या के राम की कल्पना नहीं है, वो धनुषधारी राम की कल्पना नहीं है, ना ना वो उस राम की कल्पना है जिसमें कि हम आजकल जो स्लोगन बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो राम नहीं था। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि गांधी जी ऊपर के तबके को सुधारने का काम करते और बाबा यस, साहब इधर के नीचे के नीचे के तबके के तबके को अधिकारों सपोर्ट के कर लिए लड़ाई लड़ अधिकार रहे थे। कर मतलब दोनों धाराएं अपने दोनों अपने धाराएं अपनी अपनी जगह ठीक पे थी, सही थी ऐसा सही थी, मतलब और दोनों धाराओं ने मिलकर ही काम किया। काम देखिए किया ऐसा नहीं मतलब हो सकता था कि अगर ऊपर के तबके में वो ये परिवर्तन नहीं लाते, सोच नहीं लाते, तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान नहीं बने होते हैं, क्योंकि हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन में दलित और ओबीसी की या पिछड़े लोगों की संख्या तो बहुत कम थी। तो वो हम्म, जो उस वक्त कट्टरपंथी लोग थे, आरएसएस की विचारधारा उस समय भी थी, हिंदू हम्म, महासभा की विचारधारा उस समय थी, ठीक है, और कांग्रेस के अंदर भी उन हिंदू महासभा के लोग शामिल थे। जैसे मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा में भी थे और कांग्रेस में भी थे, वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और हिंदू महासभा के भी में भी शामिल थे। तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़ा तबका था जो कि नहीं, कट्टरपंथी था, लेकिन गांधी के प्रभाव में, गांधी के व्यक्तित्व में और नेहरू और गांधी के व्यक्तित्व के कारण वो लोग उभर नहीं पाए, वो लोग उस वक्त इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। ठीक है, तो हम सबको गांधी, नेहरू, अंबेडकर का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने इस देश को बनाने में, उन लोगों का अपना एक विजन था, उनकी एक सोच थी, उनका एक विराट व्यक्तित्व था, जिसके कारण हिंदुस्तान यहाँ तक आके खड़ा हुआ है। हाँ, अब मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज ज़रूर बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम यहाँ पे अब ना उस व्यक्तित्व के उतने विशाल विराट व्यक्तित्व के पॉलिटिशियंस हमारे पास हैं, ना ही वो सोच अब व्याप्त है। आज की तारीख में जो सोच फैल रही है, जो व्हाट्सएप्स के द्वारा माध्यम से फैल रही है, या जो मुख्य धारा का मीडिया हमको रोज पढ़ाता और सिखाता है, ये खतरनाक है। और इसका खतरा है कि किसी भी दिन वो रामराज आ जाएगा जिस रामराज की आप बात कर रहे नहीं हैं। अभी जैसे अयोध्या के अंदर में राम का मंदिर जब बना तो कांग्रेस भी अगर पार्टी के हिसाब से बात की जाए तो कांग्रेस भी सपोर्ट करती है कि हाँ भाई बहुत अच्छा हो रहा है बीजेपी भी बोल आप रही है आपका बात बिल्कुल सही है, है ना? आपका तो दोनों हाँ, दोनों ही उसका सपोर्ट कर रहे हैं वही न, न, विचारधारा का न सपोर्ट कर केवल रहे हैं देखिए, तो कांग्रेस में कट्टरपंथी हिंदू की संख्या गांधी के जमाने में भी थी और बड़ी प्रभावशाली थी, हम्म, संख्या में नंबर्स में ज्यादा थे। गांधी और नेहरू का जो व्यक्तित्व पब्लिक में था, जो लोकप्रियता थी, उस लोकप्रियता के कारण ही ये लोग ये ये प्रवृत्तियां उस समय दबी रहीं कांग्रेस के अंदर। अब क्योंकि नेहरू फैमिली कमजोर हो गई है, नेहरू फैमिली का जो दबाव था, जिसके कारण ये प्रवृत्ति के लोग उभर नहीं पाते थे, वो सब कमज़ोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कांग्रेस की खुद की भी अपने मतलब जब वो तबके के लोग खत्म हो रहे हैं या वो सोच के लोग कमज़ोर हो रहे हैं, तो जो दूसरी दक्षिणपंथी सोच है वो कांग्रेस के अंदर भी बढ़ रही है, उस दक्षिणपंथी सोच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणपंथी सोच कांग्रेस में बढ़ रही हो, बीएसपी में भी बढ़ रही है, आज की बीएसपी जिस तरह बात कर रही है, या सापा में भी बढ़ रही है, सभी पार्टी हम देखें तो दक्षिणपंथी सोच की तरफ बढ़ रही हैं। अब सवाल ये है कि इस दक्षिणपंथी सोच से सबसे ज़्यादा नुकसान जिस तबके को होने वाला है या जिस समूह को होने वाला है, उस समूह के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर वो खड़े हो जाए तो ये पार्टियां अपने आप पीछे बैकफुट पे जाएंगी। लेकिन अगर हम नहीं खड़े होंगे, अगर हम हमारा हमारा शोषण हो रहा है, हम ही आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है। अभी ये हो रहा है, आप देखिए ना, दोनों दक्षिणपंथी ताकतें हैं, आप 85% वोट किसका है? वंचित तबके का, वंचित तबके पिछड़े वर्ग का, इन्हीं लोगों का है। तो आपको क्या नहीं पता है कि 85 वोट आपके हैं?
जब 85 वोट आपके हैं तो आप क्यों इस तरीके की वोटिंग करते हैं? आपको स्वतंत्र, आप देश के नागरिक हैं, कम से कम चुनाव में आपको मत देने का अधिकार है। संवैधानिक रूप से आपके मत का वैल्यू उतना ही है जितना कि किसी दूसरे तबके के लोगों का है, कोई आपका कमतर नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप अपना अहित कर रहे हैं? आप ऐसे पार्टीज़ को क्यों मजबूत कर रहे हैं जो आपके आपके के हित में काम नहीं कर रही हैं? तो हमको ये सोचना पड़ेगा। और कभी भी राजनीति में हमेशा आप कहिए कि हम सबसे बेहतरीन आदमी को ढूँढ लाएँगे, सबसे 100% जो सही है उसको ढूँढ लाएँगे, तो कभी पॉलिटिक्स में होता नहीं है। आप केवल तुलनात्मक रूप से किसी बेहतर को चुनते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से कौन-सा बेहतर है। अभी हो ये रहा है कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं अच्छा, तुम मुझे नहीं चुन रहे हो, लेकिन जिसको जिसको चुन रहे हो वो उसने भी तो टॉफ़ी की चोरी किया है। अबे किसी ने टॉफ़ी खाई है चोरी से और किसी ने कत्ल किया है, तो दोनों में अंतर तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अंतर करना ये और कि अगर आपको हमने अधिकार दिया है वोट डालने का और हम आपको ये कह दें कि देखो भाई, हमने कत्ल किया, कोई बात नहीं है, तुम तो हमको वोट दो क्योंकि इसने भी टॉफ़ी खाई है, और आप इस बात को मान जाते हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो मतदाता को बहुत सचेत होना चाहिए, मतदाता को समझ होनी चाहिए कि राजनीति में कभी भी आप संपूर्ण रूप से द बेस्ट नहीं पाएँगे। आप कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बेहतर पा सकते हैं। तो आपको तुलना करनी पड़ेगी कि कौन आदमी बेहतर है, और हर आदमी समय परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं और हर एक का परफॉर्मेंस बदलता रहता है। हम हमेशा एक सी ही परफॉर्मेंस हर एक से उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से कौन बेहतर हमको ये मानना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार ₹117 डॉलर का तेल होने के बावजूद भी ₹55 का आपको पेट्रोल दे रही थी, वो बेकार सरकार थी, और जो आदमी ₹70 का क्रूड ऑयल है, ₹70 डॉलर, और वो आपको ₹105 में दे रहा है, वो बेहतर है। तो आपको तो तय करना पड़ेगा हू इज़ गुड फॉर यू। तो आप किसको किसको अच्छा बोलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, इकोनॉमिक पॉलिसी जो मतलब ये जो बना है, हाँ, बराबर ये हाँ, अच्छा ये कोई भी सरकार है और सरकारों के अंदर में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मतलब जो इनिशियल चीज़ें जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है या जो मिलिट्री से रिलेटेड है या जो अन्य ये सरकार के अंडर में होना चाहिए, हाँ। तभी अच्छे से उसका वेलफेयर मतलब यस, समाज के लिए वो उपयोग हो सकता समझ का है। हो सकता है। लेकिन उसके बजाय ये प्राइवेट की तरफ जाने प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हाँ, हैं, तो तो हमको ये उसके देखना बारे में चाहिए हाँ, कि प्राइवेटाइज़ेशन क्यों हो रहा है? हुँ, हुँ। और हम प्राइवेट क्योंकि जो जो दल प्राइवेटाइज़ेशन के फ़ेवर में हैं, हम उन दलों को अगर सपोर्ट करेंगे, उनको दलों को मजबूत करेंगे, तो वो हमको सब प्राइवेटाइज़ कर देंगे। क्योंकि अभी हम कोरोना पीरियड से थोड़े से उभरे हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा हेल्थ के लिए वर्क किया है, काम किया है। कोरोना बहुत अच्छा। लेकिन वही बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो शिकायतें आ रही है कि अ, मतलब 20-20 लाख के 25-25 लाख के लोगों के बिल बने हैं कोरोना देखिए, जैसी बीमारी के लिए। बड़ा बड़ा सिंपल सा बात है। अगर आप और हेल्थ हुँ, सेक्टर को देखिए, हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में किया है, जिलों में देखा है कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर है, काम करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का जो हेल्थ सेक्टर है, जिससे जितनी उससे अपेक्षाएँ हैं, उतनी अपेक्षाओं पे काम नहीं करता है। लेकिन जी, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यदि मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप केवल 2%, 4%, 5% से भी कम हेल्थ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपको हेल्थ पब्लिक सेक्टर में अच्छा मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? आपने अस्पताल बना दिया तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बना हुँ, दिया तो नर्स नहीं है, डॉक्टर नर्स सब है तो दवा नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से अच्छा, इस सब का कारण एक ही है कि पैसे नहीं है, बजट ही नहीं है। भाई मान लो सपोज़ कीजिए कि मैं किसी ज़िले में कलेक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ का हेल्थ सर्विसेज़ बेटर हो, तो मेरे को अगर 50 डॉक्टर चाहिए और वहाँ उसकी जगह 10 ही डॉक्टर हैं, तो आप कैसे हेल्थ बेटर कर सकते हैं? द 10 डॉक्टर तो 50 डॉक्टर का काम कभी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और आप 50 डॉक्टर कभी बना नहीं सकते जब तक कि उसमें बजट नहीं होगा। भई अगर बजट होगा, सैंक्शन पोस्ट होगी, तभी तो डॉक्टर होगा। तो सैंक्शन पोस्ट कब होगी? सिंपल इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, दैट इज़ अ बजट। बजट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हाउ टू गवर्न द योर कंट्री। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में, बेसिक इंस्ट्रूमेंट में ही नहीं है पैसा। जब बजट में ही पैसा नहीं है, तो हम अपेक्षा करने से क्या होता है? हम नहीं सबकी अपेक्षा है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, लेकिन पैसा ही नहीं है। नहीं हम और बात पैसा कैसे आएगा? पैसा तो आएगा पार्लियामेंट में या हुँ, विधानसभा में, हुँ। जब बजट बनता है, तब ये तय किया जाए कि बजट में कितना पैसा खर्च होगा।
ये कौन तय करेगा? जनप्रतिनिधि तय करेंगे, मेंबर ऑफ जनप्रतिनिधि। पार्लियामेंट तय करेंगे, एमएलएज तय करेंगे, वही तो करेंगे। सड़क पे बैठने वाला जो आदमी बीमार है, वो थोड़ी ना सरकार को ऊपर कह सकता कि आज मैं बीमार हो गया हूँ, तो सरकार को मैं बोलूँ कि तुम आज 20% मेरा हेल्थ पे बजट बनाओ। वो तो जिस दिन बजट पारित हो रहा था, उस दिन आपके जनप्रतिनिधियों ने कितनी सजगता से इस बात के लिए सरकार पे कंपेल किया कि सरकार उसमें 20% बजट रखे। अगर नहीं रखेगी बजट पारित हो जाएगा, 2% 3% बजट हेल्थ में जाएगा, तो हेल्थ की सिस्टम ऐसे ही चलेगा। और जब आपको सरकारी सेक्टर में हेल्थ नहीं मिलेगा, तो आप मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में जाओगे। जब प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, तो प्राइवेट सेक्टर आपसे पैसे लेगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ देखता हूँ कि बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, और बुद्धिज़्म की दीक्षा देने से पीछे भी मूल रीज़न ये था कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब अंदर की जो अपनी जो भावना है लोगों की, हुँ, जो हुँ, हुँ, खासतौर हुँ। से दबे लोग थे या हुँ, जो हुँ। अन्य भारत के लोग थे जो पीड़ित थे विचारों से, उनको वहाँ से उभारने के बारे में, कि वो सेल्फ मोटिवेट होके सोचे, पब्लिक के निकले। बारे में हुँ, सोचे और वर्क करे, और उनके अंदर मैत्री जगे, करुणा जगे, और मुदिता और उपेक्षा की भावना जगे, और ये भावना जग के वो सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर सके। तो सोसाइटी का भले करने के हिसाब से जो धम्म दिया था, तो उस बारे में आज के जो हमारा जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो आज तो ख़ास तौर से जो ऑफ़िसर कैडर है, क्योंकि जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे तो वो पढ़ा-लिखा वर्ग है जो जॉब में है। वही है। तो ये अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस पर क्या आप आकलन के हिसाब से देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मेरा आकलन यह है कि जो जिसे हम रिज़र्वेशन कहते हैं, वो वास्तव में प्रतिनिधित्व की बात है। हुँ, हुँ। हम ये मानते थे कि जैसे हम ये मानते थे कि अंग्रेज़ का शासन होगा और उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तो भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो अंग्रेज़ एक पृथक एंटिटी थी, इंडियंस भारतीय अलग एंटिटी थे, तो हमारा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन इसी बात पे हुआ। वरना तो सरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चली रही थी। बराबर। तो हमने क्यों आंदोलन किया? हमने इसलिए आंदोलन किया क्योंकि हमारा उसमें से नहीं था, हमारी उसमें आवाज़ नहीं थी, हमारा उसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। तो जब आज़ादी मिला और हमको लगा कि हम अपना समाज, हम अपना देश खुद चलाएँगे, तो ये समझ में आया कि इस समाज में होमोजीनियस नहीं है, एक समान सा समाज नहीं है, इसमें हेटेरोजीनियस है, बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे समूह, बहुत सारी जातियाँ हैं, जो कि मिल कर के एक हिंदुस्तान बनाती हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो कि परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल कारण से उन पे ज़्यादा ताकतवर हैं, कुछ लोग हैं जो कम, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, जिनके पास सरकार तक रीच नहीं है, उन सबको शामिल करने की बात था। तो हमने प्रतिनिधि दे दिया, लोग ब्यूरोक्रेसी में आ गए, नौकरशाही में आ गए, लोग जनप्रतिनिधि के रूप में बन गए। अब इन सब तबके का काम ये था कि जिस कारण से इनको ये प्रतिनिधित्व दिया गया था, उनके हितों में ये लोग संघर्ष करते, उनकी आवाज़ उठाते, उनके लिए नीतियाँ पॉलिसीज़ बनवाते और उन पॉलिसियों का स फील्ड में पालन करते। हुँ। इस काम को इस तबके के अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, ये कहने में मुझे कोई गुरेज़ नहीं है। अगर इन लोगों ने किया होता तो आज हालात बहुत बेहतर होते। ये पूरा का पूरा तबका केवल अपने स्वार्थों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, कि हमको पार्लियामेंट में जगह मिल जाए, हमको एमएलए, एमपी का टिकट मिल जाए, या अगर हम ब्यूरोक्रेसी में हैं तो हमको कोई पद मिल जाए, हमको कोई पोजीशन मिल जाए। इसके अलावा ये इन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभाई, जो कि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि ये तबका खलेगा और इस तरीके से समाज में बदलाव आएगा। ये इन्होंने नहीं किया, ये गलती हुई है और इस गलती को अब सुधारना चाहिए। अच्छा, मतलब जो बाबा साहब ने परिकल्पना की कि मेरे समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, हाँ, 10 वो लॉयर हो आएँगे जाएँगे तो तो वो कोई। समाज में बदलाव लाएँगे, वो हुँ। मुझे लगता है कि उतना बदलाव नहीं आया है। और वर्तमान जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पिंबल्स है, या उसके हिसाब से जो उसका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को लेके हम जो समाज के अंदर में क्या, मतलब वर्क करना चाहिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको, उसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? बिल्कुल साधारण सी बात है हुँ, कि संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, वो बहुत स्पष्ट कहती है कि हम भारत के लोग, हम ठीक है? भारत के लोग बराबर। तो जो सॉवरेनिटी है, जो हुँ, ताकत है, वो ना किसी पार्लियामेंट में है, ना वो उसमें है। ये पूरी ताकत हम लोगों से आती है।
पब्लिक से आती है। पब्लिक ही जो है वो संविधान से पार्लियामेंट से, संसद से लेकर के और सभी जो संवैधानिक संस्थाओं उनको एक शक्ति देता है। तो हमको ये करना चाहिए कि हमको लगातार ये बात देखना चाहिए कि कौन लोग, कौन राजनीतिक दल इन सार्वजनिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उस आधार पे चलाता है जो कि प्रियम्बल की मंशा थी। बाबा साहब ने कहा था कि कितना भी अच्छा संविधान हम लिख लें, लेकिन अगर संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे, संविधान को चलाने वाले लोग सही रास्ते पे नहीं होंगे, तो अच्छा से अच्छा संविधान नष्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमको मतदाता के रूप सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, हमेशा राजनीतिक रूप से जागरूक रहना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन-सी ताकतें हैं जो संवैधानिक मूल्यों पे चल रही हैं और कौन-सी ताकतें हैं जो संवैधानिक मूल्यों के विपरीत चल रही हैं। तो जो ताकतें संवैधानिक मूल्यों के साथ चल रही हैं, उनको हमको मजबूत करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। उनको मजबूत करेंगे तो काम होगा। और अगर आप जनप्रतिनिधि के रूप में, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में उन पदों पे हैं, संवैधानिक पदों पे हैं, संवैधानिक पोजीशंस में हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप लगातार उन मूल्यों के लिए काम करें जो कि संविधान की प्रियम्बल में लिखे हैं। और संविधान के प्रियम्बल में वही मूल्य लिखे हैं जो बौद्ध धर्म के धम्म में थे। समता का सिद्धांत, कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उसमें समता है, इक्विटी है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। तो अगर इक्विटी है, फ्रीडम है और फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, ये अगर 4 चीज़ है, फुलफिल कर रही है, तो हमको मान के चलना चाहिए कि हम संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। चाहे मतदाता के रूप में वोट डालते समय या हम संवैधानिक पदों पे बैठ कर के अपना कर्तव्य निभा कर रहे हैं। तो अगर ये 3 चीज़, 4 चीज़ों पे हम वाच करें कि हमको जस्टिस की बात है, फ्रीडम की बात है, इक्विटी की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है। यदि 4 चीज़ें हमारी नीति से, पॉलिसी से या हमारे क्रियाकलाप से फुलफिल हो रही है, इनको हम अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम संवैधानिक रास्ते पे चल रहे हैं और संविधान के रास्ते पे ही चल करके ये देश आगे बढ़ सकता है। अन्यथा तो इस देश को खत्म होने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारा जो पढ़ा-लिखा तबका है उसमें से कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो जॉब पे लग गए, हमारे बच्चे जॉब पे लग गए, अब हमको समाज का क्या करना है, हमको आंदोलन का क्या, हम तो सेटल हो गए, हमारे पास तो सब चीज़ है, हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये आपकी ऐसा ऐसा वो सोचते हैं और ऐसा प्रचार-प्रसार भी करते हैं कि हमें क्या समाज से जुड़ना है, क्या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना है या समाज के थिंक टैंक बन के क्या करना है। तो हम तो सेटल है, हमको तो कुछ नहीं करना, हम अपनी योग्यता से आगे बढ़े आगे हैं। बढ़ गए। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, संख्या मेरा बहुत बढ़ रही है मतलब ये धीरे-धीरे। संख्या जो बढ़ रही है, उनको हुँ, सबसे पहले जानना चाहिए कि हुँ, अगर वो ये करते हैं और वो केवल सेल्फ सेंटर्ड, अपने हुँ, निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो वो संवैधानिक उन मूल्यों के खिलाफ है, जिसके लिए संविधान का निर्माण किया गया था और बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसकी कल्पना करते थे, उस कल्पना के विपरीत है। हमको सिर्फ करना ये है कि अगर हम जहाँ भी हैं, हम संविधान के मूल्यों की रक्षा यदि कर सकते हैं, कोई कुछ ना करें। केवल हम ये देखें कि अगर मुझको कोई काम करने को दिया गया है या मेरी ज़िम्मेदारी दी गई है, तो क्या मैं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा उसमें कर रहा हूँ? उसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए, उसको करना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए कि आप एक पुलिस ऑफ़िसर हैं और आप देखते हैं कि आपके कारण जो आप काम कर रहे हैं उससे जस्टिस मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर जस्टिस आप दिला पा रहे हैं लोगों को, तो आपने संवैधानिक काम किया है। ठीक है? ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर के किसी के घर में जाके किसी को कुछ पैसे दें और वो एक चैरिटी करें, क्योंकि इस समाज के लिए चैरिटी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास संसाधन है ही नहीं। तो आप उस तबके की तरह, जैसे कि बिज़नेस क्लास है या वो तबके हैं, बड़े तबके हैं जो चैरिटी का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो चैरिटी कर सकते हैं। आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप चैरिटी नहीं कर सकते। तो हम ये कहें कि हमको चैरिटी के करना, ये छोटा-मोटा हमने चैरिटी कर दिया तो हमने काम कर लिया। हमने कहीं बैठ के गोष्ठी कर लिया और ये डिस्कशन कर लिया कि 15% रिज़र्वेशन भरा कि नहीं भरा, नौकरी मिली नहीं मिली। ये अगर हमने विचार कर लिया तो हमने काम कर दिया, काम ये नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तबके के लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करना चाहिए। और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो आपको उस सिस्टम से संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करता हुआ दिखना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ। तो आपको दिखना चाहिए कि आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप यू आर नॉट अ लूज़र। भाई आपके पास तो कुछ था ही नहीं। आपको किसी पद के कारण कोई चीज़ें मिली हैं, तो अगर आपने सही मूल्यों के लिए आप संघर्ष करेंगे और यदि वो संभावना बन भी जाए कि वो आपको उस पद से हटा दिया जाए, तो आपने कुछ खोया नहीं, क्योंकि आपको तो मिला ही था। आपने क्या खोया? तो आपको उन मूल्यों के लिए संघर्ष करना चाहिए। जब तक आप उन मूल्यों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष करते नहीं देखेंगे, तब तक आप अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, आप कहीं हैं, आप अपने आस-पास लोगों को देखते हैं कि लोग वाग गलत उसमें पड़े हुए हैं। अब जैसे मैं देखता हूँ कि आप गरीब बस्ती में चले जाइए, गरीब बस्ती में सबसे ज़्यादा आपको काँवड़ यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, लोग बाग जा रहे हैं। अभी जलसे होंगे, उसमें सब में वो शामिल हो जाएँगे बच्चे, जिनको कि स्कूल में होना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको मेहनत करना चाहिए, वो अपना वक़्त, समय और पैसा सब इस तरीके की चीज़ों में लगाते हैं। तो हमको उन सब से को यदि हम उनकी मदद कर सकें और हम उनको समझा सकें, तो यही बड़ी समाज की सेवा है। ना केवल समाज की सेवा बल्कि देश की सेवा है। आपके बहुत अच्छे विचार जान के बहुत खुशी हुई और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को आप आज क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से महत्वपूर्ण? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप क्योंकि सभी चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी का सभी ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो राजनीति से जुड़े होते हैं। तो हमको राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि एक एक ये भी है कि हम राजनीति किसी दूसरों का काम है, नहीं, राजनीति हर एक का काम है। यदि आप सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, तो आप नागरिक की हैसियत से आपको राजनीति करना चाहिए, राजनीतिक समझ पैदा करना चाहिए। और जब कभी भी आप अपने लिए अपने शासक चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं, अपने लीडर्स चुनते हैं, तो आपको उसकी एनालिसिस करना चाहिए कि कौन आपके हितों में काम कर रहा है। और वो हित केवल स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मुझे कल दारू पिलाएगा तो ये मेरा हित हो गया तो मैंने वोट डाल दिया। तो मुझे बड़े कैनवास में जाकर के देखना चाहिए कि मेरे तबके के, मेरे समाज के, मेरे देश के लिए कौन बेहतर काम कर रहा है, आपकी शिक्षा के लिए कौन काम कर रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए कौन काम कर रहा है, आपके रोज़गार के लिए कौन काम कर रहा है। यदि आपकी तीन चीज़ हैं जो कि आपकी निजी, मैं मानता हूँ कि आपकी निजी हैं, क्योंकि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 आपके निजी हैं। इसको देखिए कि कौन काम कर रहा है, उसकी तरफ जाइए। और 4 चीज़ें जो कि समाज के लिए हैं कि कौन जस्टिस की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, कौन समता की बात कर रहा है, कौन बंधुत्व की बात कर रहा है, कौन आपकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है। जो समूह, वर्ग, राजनीतिक दल कर रहा है, आप उसको मजबूत कीजिए और धीरे-धीरे समाज में बदलाव आएगा। अच्छा, इसमें मुझे लास्ट में एक थोड़ी-सी बात पूछनी थी आपसे कि काफ़ी सोशल वर्कर्स लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं कि राजनीति के बारे में जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। इसका टॉपिक ही नहीं करना चाहिए और हम करते ही नहीं इसलिए हम समाज सेवा करते हैं। ऐसी बात करने वाले लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? यही कि कारण है कि जब लोग कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप हाँ, अगर राजनीति नहीं करेंगे तो हुँ, कहते हैं ना कि स्काउंड्रल्स जो है ना, पॉलिटिक्स में उनका आते हैं। अगर अच्छे लोग, जागरूक लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो जो गंदे लोग हैं, जो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिसको स्काउंड्रल्स हुँ, हुँ, कहते हैं, कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ द स्काउंड्रल्स, इसीलिए कहा जाता था कि राजनीति जो है धूर्तों का काम है। तो आप उनके लिए जगह छोड़ेंगे तो धूर्त फिर आकर के आपके साथ अच्छा जी। कहने वही का मतलब कि करेंगे। आपने अगर वैकेंट जगह छोड़ी तो कोई नहीं कोई यस, तो आएगा। कोई ना कोई अगर तो अच्छा आएगा। आदमी नहीं आया तो बुरा तो आएगा, बुरा आएगा। आदमी आके उसमें उसको ये कर ऑक्यूपाई लेगा। करेगा। बराबर, बराबर। मतलब राज्य के लिए जो नीति बनाने का काम है तो ये कोई बुरा काम नहीं हो सकता, बुरा ये तो काम नहीं हो सबसे सकता। अच्छा ये काम हो सबसे सकता है। अच्छा और सबसे क्योंकि महत्वपूर्ण काम राज्य है। के लिए क्योंकि नीतियाँ जब जहाँ से नीति बनेगी तभी तो वो कुछ वेलफेयर का काम होगा। अगर नीतियाँ ही नहीं बनी बराबर, नीति बनाने वाले सही लोग नहीं हैं, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले सही लोग नहीं हैं और हम बोले कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर तक पहुँचने हमने जन जागृति पैदा ही नहीं नहीं तो की। बाबा साहब ने अपने लास्ट तो हाँ, संविधान बनाने के जब बना बिल्कुल, लिया बिल्कुल। था, तो उसके लास्ट स्पीच में यही बोला था हुँ, हुँ, हुँ। कि कितना भी अच्छा संविधान हो, यदि उसको चलाने वाले उसको संविधान को सभा में वो जो सरकार चलाएंगे, अगर वो लोग अच्छे लोग नहीं होंगे, तो कोई भी अच्छा से अच्छा संविधान भी नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत तो संविधान को बचाने के लिए, देश को बहुत बचाने के लिए संविधान हम बचाने का सबको मतलब उसका समझना ज़रूरी है कि समझना जरूरी है। है ना? बगैर समझ के तो नहीं हो सकता ब ना। जब जब तक समझेंगे तभी बचाएँगे आपकी तो समझ ही नहीं है तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझ बनाना चाहिए, समझ जानकारी बनाना चाहिए। और
बेहतर इसके लिए जो कहा गया था कि शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा का मतलब केवल अपने लिए रोजगार ढूंढना नहीं है, उसकी बेहतर आप अच्छा समझ पैदा कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने चलिए आप बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सारी हमारी भ्रांतियाँ ये की। तो हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।